Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is day 3 of 100 days of machine learning and आज हम लोग पढ़ने वाले हैं types of machine learning. ठीक है, तो it's a very important topic and I'll try to explain everything in detail. So first of all, machine learning के types अलग-अलग चीज़ों पे डिपेंड करते हैं. तो हम 3 अलग-अलग चीज़ों के ऊपर बात करेंगे. बट आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू फोकस ऑन जस्ट वन थिंग, द अमाउंट ऑफ सुपरविजन नीडेड फॉर अ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम टू गेट ट्रेन्ड. ठीक है, कितना सुपरविजन चाहिए, एक्सटर्नल सुपरविजन, उसके बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे. ठीक है, तो आई फर्स्ट शो यू अ चार्ट और फिर हम उस चार्ट को पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो या गाइस, बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ सुपरविजन नीडेड हमारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को हम 4 अलग-अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, सो द फर्स्ट कैटेगरी इज सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग. नेक्स्ट वन इज अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग. थर्ड इज सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एंड द लास्ट वन इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग. ये सबसे फेमस कैटेगराइजेशन है और आप कभी भी कोई भी वीडियो देखो या कोई भी बुक पढ़ो, दिस विल बी द कैटेगराइजेशन दैट यू विल सी इन मोस्ट ऑफ द वीडियोस एंड टेक्स्ट. ठीक है, तो एक बार हम इन सबको डिटेल में डिस्कस करते हैं. जैसे सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग को आप आगे 2 और पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन. ठीक है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग को भी आप 4 अलग-अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, क्लस्टरिंग, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, एनोमली डिटेक्शन एंड एसोसिएशन रूल लर्निंग. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक एक करके इन सबको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे सो दैट हमें समझ में आए कि इनके पीछे का लॉजिक क्या है. ठीक है, सो विल स्टार्ट विद सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग. व्हाट इज सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग? ओके, so I'll just switch tab and over here we will discuss supervised machine learning. Okay, so see, machine learning is all about learning from data, getting trained on your data, right? अब डेटा में अगर आपके पास इनपुट भी है और आउटपुट भी है और आपका काम है इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप पता करना सो दैट एक नए इनपुट के लिए आप आउटपुट बता पाओ, देन दिस लर्निंग इज कॉल्ड सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग. ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट विद एन एग्जांपल. लेट्स से हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स का डेटा है जहां पे हमारे पास हर स्टूडेंट के बारे में 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है. फर्स्ट, उसका आईक्यू कितना है, सेकंड, उसका सीजीपीए कितना है, और फिर हमारे पास ये भी डेटा है कि उसका प्लेसमेंट हुआ कि नहीं. हमारे पास ये डेटा है लेट्स से 5000 स्टूडेंट्स का. तो एक पॉसिबल रो ऐसा दिखाई देगा, 87 का आईक्यू, 7.1 का सीजीपीए, प्लेसमेंट हो गया. ठीक है, 111 का आईक्यू, 8.9 का सीजीपीए, प्लेसमेंट हो गया. 75 का आईक्यू, 6.3 का सीजीपीए, प्लेसमेंट नहीं हुआ, एंड सो ऑन. इस तरीके से मेरे पास 5000 स्टूडेंट्स का डेटा है. अगर यहाँ पे आपसे कोई पूछे कि आपके पास जो 3 कॉलम्स हैं इसमें से इनपुट कॉलम कौन सा है, तो एक्चुअली आप बहुत इजीली बता सकते हो कि ये जो 2 कॉलम्स हैं, आईक्यू एंड सीजीपीए, ये आपके इनपुट कॉलम्स हैं, और ये जो प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ, ये आपका आउटपुट कॉलम है. सो ये जो आउटपुट है, प्लेसमेंट का होना या ना होना, ये बाकी के 2 कॉलम्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है. तो इन अ वे बोला जा सकता है कि यहाँ पे जो आपके पास डेटा है, वहां पे आपके पास इनपुट भी है और आउटपुट भी है, राइट? अब जब आप एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को लेके आओगे तो उसका काम क्या होगा, इस इनपुट और इस आउटपुट के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप ड्रॉ करना, सो दैट फ्यूचर में अगर आप किसी नए स्टूडेंट्स के बारे में पूछो, लेट्स से आपने पूछा कि 7.3 आईक्यू है, आई एम सॉरी 7.3 सीजीपीए है और 73 आईक्यू है, तो बताओ प्लेसमेंट होगा कि नहीं. तो नाउ आपका मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, सिंस वो सीख चुका है इस डेटा के ऊपर पैटर्न्स क्या है, वो इजिली इस नए इनपुट के लिए आउटपुट बता सकता है, यस या नो. एंड दिस इज व्हाट सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग इज. लेट मी समराइज दिस फॉर यू. अगर आपके पास एक ऐसा डेटा सेट है जिसमें इनपुट भी है और आउटपुट भी है, और आपका काम इनपुट और आउटपुट के बीच के रिलेशनशिप को समझ करके नए इनपुट के ऊपर प्रिडिक्शन करना है, देन दिस टाइप ऑफ मशीन लर्निंग इज नोन एज supervised machine learning. And to be honest, most of the machine learning that you will do ahead, you will find कि आप supervised machine learning के ऊपर ज्यादा काम कर रहे हो. ठीक है, now comes the second part. supervised machine learning के 2 parts होते हैं. The first one is regression and the second one is classification. ठीक है, now let's discuss regression और classification किसको बोलते हैं. ठीक है, ये दोनों को समझने के लिए हमें बस एक चीज समझनी पड़ेगी कि डेटा के टाइप्स क्या होते हैं. कोई भी डेटा आप उठाते हो उसके टाइप्स क्या होते हैं.
डेटा जनरली आपके दो टाइप्स का होता है, एक होता है न्यूमेरिकल डेटा लाइक एज, वेट, सीजीपीए, आईक्यू, ये सब आपका न्यूमेरिकल डेटा होता है। और सेकंड होता है कैटेगोरिकल डेटा, जैसे कि आपका जेंडर, नेशनैलिटी, आप कौन से ब्रांड का फोन यूज करते हो, ये सारी चीजें कैटेगोरिकल है। ठीक है, नाउ दैट वी नो कि डेटा के दो टाइप्स हैं, लेट अस अंडरस्टैंड रिग्रेशन क्या होता है। बहुत ही सिंपल है गाइस। अगर आप एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हो, जिसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक ऐसा डेटा सेट है जिसमें इनपुट और आउटपुट कॉलम्स दोनों हैं, तो अगर आपका जो आउटपुट कॉलम है वो न्यूमेरिकल है, तो उस सुपरवाइज मशीन लर्निंग प्रॉब्लम को रिग्रेशन बोलते हैं। लेट्स से आई गिव यू वन एग्जांपल, आईक्यू मेरा इनपुट है, सीजीपीए मेरा इनपुट है, और मेरा आउटपुट है कि पैकेज कितने का लगा, मतलब कॉलेज से निकल के पैकेज कितने का लगा, 4.5, 3.0, 3.5, 6 लाख का लगा। नाउ यहां पर एक रो कुछ ऐसा होगा, 8.7, 8.9, पैकेज 6 लाख, 111 आईक्यू, 8.9, 4 लाख। तो ये नंबर्स है, राइट? तो है ये अभी भी सुपरवाइज मशीन लर्निंग प्रॉब्लम ही, बट इसका टाइप हो जाएगा रिग्रेशन, बिकॉज आपका आउटपुट जो कॉलम है, टारगेट कॉलम जो बोलते हैं, वो न्यूमेरिकल है। ठीक है, अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो क्लासिफिकेशन भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। क्लासिफिकेशन में बस इतना डिफरेंस होता है कि आप अभी भी सुपरवाइज मशीन लर्निंग प्रॉब्लम के ऊपर ही काम कर रहे होते हो, बट आपका जो आउटपुट कॉलम है वो इस बार कैटेगोरिकल होता है, जैसे आपने पहले ही देखा इस वाले केस में, प्लेसमेंट होगा नहीं होगा, ये कैटेगोरिकल है। ठीक है, तो ये जो पहला वाला हमने एग्जांपल लिया, ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम था सुपरवाइज मशीन लर्निंग में। ठीक है, फ्यूचर में भी आपको बहुत सारे अलग अलग सुपरवाइज मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स मिलेंगे, जो या तो रिग्रेशन के होंगे या तो क्लासिफिकेशन के होंगे। आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स। गिवन हाउस का सारा डेटा, यू हैव टू प्रेडिक्ट द प्राइस ऑफ द हाउस, रिग्रेशन प्रॉब्लम। मेल के बारे में काफी कुछ बताया हुआ है, आपको प्रेडिक्ट करना है कि वो मेल स्पैम है या स्पैम नहीं है। ठीक है, सारा वेदर कंडीशन देख करके ये बताना कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो यू कैन सी अलग अलग तरीके से आपको प्रेडिक्शन करने को मिलेगा। एक इमेज को देख करके बताना कि उसमें डॉग है या नहीं है, एक अलग अलग इमेजेस को देख के बताना उसमें कितने नंबर ऑफ डॉग्स हैं, अगेन रिग्रेशन प्रॉब्लम। तो इट्स वेरी सिंपल गाइस, यू हैव टू जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन कि फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट है और आउटपुट है, दोनों है कि नहीं। अगर दोनों है देन इट इज अ सुपरवाइज मशीन लर्निंग प्रॉब्लम। अगर आपसे पूछे कोई कि रिग्रेशन है या क्लासिफिकेशन है, यू विल जस्ट सी द आउटपुट कॉलम, इफ इट इज अ नंबर रिग्रेशन, इफ इट इज अ कैटेगरी क्लासिफिकेशन, एंड दैट इज द एंटायर थिंग। बस इतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है, आई होप आपको सुपरवाइज मशीन लर्निंग अच्छे से समझ में आ गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। ठीक है, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या होता है वो डिस्कस कर रहे हैं। सो आई जस्ट राइट इट डाउन। So unsupervised machine learning is quite opposite of supervised machine learning. Supervised machine learning में आपके पास इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है, राइट? अनसुपरवाइज में ऐसा नहीं होता। अनसुपरवाइज में आपके पास सिर्फ इनपुट होता है। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। लेट्स से आपके पास 5000 स्टूडेंट्स का डेटा है, और आपके पास डेटा क्या है, दो कॉलम्स है बस, आईक्यू, सीजीपीए, प्लेसमेंट का कोई डेटा नहीं है। तो आपके पास डेटा बस ऐसा है, 70, 7.0, 60, 6.0, 100, 9। इस तरीके से आपके पास 5000 स्टूडेंट्स का डेटा है। नाउ इफ यू सी केयरफुली, यहां पर मेरे पास सिर्फ इनपुट है, आउटपुट नहीं है। तो इसका मतलब यहां पे टास्क प्रिडिक्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है कि मुझे प्रिडिक्ट क्या करना है, राइट? तो क्वेश्चन है कि हम करें क्या फिर। तो अनसुपरवाइज लर्निंग में आप कई तरीके की चीजें करते हो। प्रिसाइजली आप चार चीजें करते हो, जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाया भी था। ईदर यू डू क्लस्टरिंग, मैं एक एक करके सारा डिस्कस करूंगा, यू डोंट हैव टू वरी, और यू डू डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, और यू डू एनॉमली डिटेक्शन, या फिर आप करते हो व्हाट वाज द लास्ट थिंग, क्लस्टरिंग, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, एनॉमली डिटेक्शन एंड एसोसिएशन रूल लर्निंग। यही चार चीजें आप करते हो। ठीक है, तो एक एक करके हम ये चारों चीजें डिस्कस करेंगे। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट क्लस्टरिंग। सो क्लस्टरिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल सा फंडा और बहुत यूजफुल है। मतलब टू बी ऑनेस्ट, अनसुपरवाइज्ड
बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत काम की चीज है। इनफैक्ट बहुत सारा मशीन लर्निंग जब आप करोगे वहां पे आपको अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग पे ही काम करना पड़ेगा। आई गिव यू वन एग्जांपल क्लस्टरिंग क्या होता है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके पास स्टूडेंट्स का डेटा है 2 कॉलम्स के बारे में, तो यू कैन एक्चुअली प्लॉट दिस डेटा ऑन टू अ 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहां पे एक्स एक्सिस पे IQ होगा, वाई एक्सिस पे CGPA होगा, और आपका सारा डेटा यहां पर ऐसे प्लॉट हो सकता है लाइक दिस, राइट। अब एक क्लस्टरिंग एल्गोरिदम क्या करके देगा कि वो ये डिटेक्ट कर सकता है कि कौन से स्टूडेंट्स एक ग्रुप में आने चाहिए। जैसे यहां पर अगर आप देखो, यू कैन सी ये स्टूडेंट्स एक ग्रुप के लग रहे हैं, ये स्टूडेंट्स दूसरे ग्रुप के लग रहे हैं, और ये स्टूडेंट्स तीसरे ग्रुप के लग रहे हैं। तो मुझे क्या फायदा मिल रहा है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को कैटेगरीज में डिवाइड कर पा रहा हूँ। वो स्टूडेंट जिनका IQ भी ज्यादा है, CGPA भी ज्यादा है, वो स्टूडेंट जिनका IQ ज्यादा है, CGPA कम है, वो स्टूडेंट जिनका CGPA ज्यादा है, IQ कम है, राइट। तो मैं किसी भी इनकमिंग स्टूडेंट को कैटेगरीज में डाल सकता हूँ और फिर उसके ऊपर मुझे जो भी प्रोसेसिंग करना है मैं प्रोसेसिंग कर सकता हूँ। इनफैक्ट अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन स्टूडेंट्स को खुद में लेबल दे सकता हूँ। 0 मतलब दोनों चीजें ज्यादा है, 1 का मतलब CGPA ज्यादा है, IQ कम है, 2 मतलब IQ ज्यादा है, CGPA कम है। इस तरीके से मैं खुद से लेबल्ड डेटा क्रिएट कर सकता हूँ सुपरवाइज मशीन लर्निंग के लिए, या फिर मेरे खुद के एनालिसिस में भी ये चीज हेल्प करेगी मुझे। जैसे अगर मैं कोई E-कॉमर्स वेबसाइट चला रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पास जो कस्टमर्स हैं वो उनका टाइप क्या है, वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, उनको किस कैटेगरी में डाला जा सकता है, राइट। तो क्लस्टरिंग इन दैट सेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द गुड पार्ट अबाउट क्लस्टरिंग इज कि यहाँ पर तो सिर्फ 2 कॉलम्स थे, तो यहाँ पे तो आप नेकेड आई से भी बता सकते थे कि 3 क्लस्टर्स बनेंगे। बट क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स क्या कर सकते हैं, वो एक एन डायमेंशनल हाइपर स्पेस में, मतलब बहुत हाई डायमेंशनल डेटा को भी क्लस्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, जहां पे आप खुद नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो क्लस्टरिंग, ट्रस्ट मी, इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक यूज्ड क्वाइट अ लॉट इन इंडस्ट्री टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, इंडस्ट्री में आज की डेट में बहुत सारी चीजें इस तरीके से की जा रही हैं जिसमें क्लस्टरिंग की बहुत जरूरत पड़ती है। ठीक है, आप अपने सारे कस्टमर्स को ग्रुप्स के अंदर ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो अगर आप हायरार्किकल क्लस्टरिंग करो। एक हायरार्किकल क्लस्टरिंग का भी एक कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे आप ग्रुप्स के अंदर ग्रुप्स क्रिएट करते हो, समथिंग लाइक दिस। इसके अंदर एक और ग्रुप बन गया, इसके अंदर एक और ग्रुप बन गया, तो आपको सब कुछ ग्रुप बाय ग्रुप पता चल सकता है। तो इट्स अ पावरफुल टेक्निक और हम फ्यूचर में इसके बारे में पढ़ेंगे। इनफैक्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पे कुछ वीडियोस हैं क्लस्टरिंग से रिलेटेड, आप वो देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। ठीक है, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन इज अगेन अ वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट। सो मैं आपको इसकी जरूरत क्या है वो बताता हूँ एक बारी। कभी कभी क्या होता है जब आप सुपरवाइज मशीन लर्निंग पे काम कर रहे हो, तो आपके पास जो इनपुट डेटा होता है ना, जैसे अभी तो हमारे पास सिर्फ 2 इनपुट कॉलम्स थे, IQ और CGPA। बट कभी कभी क्या होगा कि आपके पास इनपुट कॉलम्स बहुत सारे हो जाएंगे। जैसे कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, जैसे आप इमेज बेस्ड डेटा पे काम करो या टेक्सचुअल डेटा पे काम करो, तो हो सकता है कि आपके पास 1000 इनपुट कॉलम्स हो, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। अब 1000 इनपुट कॉलम्स होने से क्या प्रॉब्लम होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एल्गोरिथम बहुत स्लो रन करेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा के ऊपर काम करना है। और सेकंड, एक पॉइंट के बाद और एक्स्ट्रा इनपुट कॉलम्स डालने से रिजल्ट में कुछ इंप्रूवमेंट होता नहीं है, तो कुछ कॉलम्स की जरूरत ही नहीं होती। तो डायमेंशनैलिटी रिडक्शन क्या करता है, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन कम्स फ्रॉम डायमेंशन, एंड डायमेंशन का मतलब कॉलम, कॉलम मतलब इनपुट कॉलम्स। तो डायमेंशनैलिटी रिडक्शन विल डू व्हाट, इट विल रिमूव दोस एक्स्ट्रा कॉलम्स। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। लेट्स से आप एक हाउस डेटा सेट के ऊपर काम कर रहे थे, जहां पे आपके पास 2 कॉलम्स हैं, मतलब बहुत सारे कॉलम्स हैं बट उसमें से 2 कॉलम्स ये थे, एक था नंबर ऑफ रूम्स और एक था नंबर ऑफ वॉशरूम्स, और आपको प्रिडिक्ट करना था कि हाउस का प्राइस कितना होगा। तो एक डायमेंशनैलिटी रिडक्शन एल्गोरिदम क्या करेगा, वो इस तरह के रिलेटेड कॉलम्स को उठा करके एक सिंगल कॉलम में कन्वर्ट कर देगा, स्क्वायर फीट एरिया। उसने बोला नंबर ऑफ रूम्स और वॉशरूम्स को मिला करके घर ही तो बन रहा है, घर का एरिया ही तो बढ़ रहा है। तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग 2 सेपरेट कॉलम्स, लेट्स कीप वन सिंगल कॉलम बाय द नेम ऑफ सॉफ्टवेयर स्क्वायर फीट एरिया, राइट। और यहां पे आपने क्या किया, एक नया कॉलम क्रिएट कर दिया गिवन कॉलम्स में से। इसको फीचर एक्सट्रैक्शन बोलते हैं, बाय द वे, आप फ्यूचर में पढ़ोगे इसके बारे में, इसको बोलते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो आपने गिवन मल्टीपल कॉलम से एक नया कॉलम क्रिएट कर दिया, और सिंस नंबर ऑफ कॉलम्स रिड्यूस हो गए, तो फिर इसको डायमेंशनैलिटी रिडक्शन बोलते हैं। बहुत पावरफुल टेक्निक है। यहाँ पर एक एल्गोरिदम होता है PCA, आप PCA के ऊपर काम करोगे। ठीक है, सो या एक और चीज इससे रिलेटेड होती है, विजुअलाइजेशन। सो कभी कभी क्या होता है कि आपको कुछ ऐसा डेटा मिलता है जिसमें बहुत ज्यादा डायमेंशंस है।
अब आप उसको ग्राफ पे प्लॉट करके नहीं देख सकते, बिकॉज ग्राफ पे आप मैक्सिमम कितने एक्सिस पे प्लॉट कर सकते हो, 3 एक्सिस पे। बट आपके पास जो डेटा है उसमें 1000 एक्सिस है, या फिर 2000 एक्सिस है, या 500 कॉलम्स है, या जो भी है, मतलब यू कैन नॉट प्लॉट दैट ऑन टू अ 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इस तरह के सिनेरियो में भी आप क्या करते हो, आप डायमेंशनैलिटी रिडक्शन एल्गोरिथम्स को यूज करके नंबर ऑफ डायमेंशंस को घटा करके 2 या 3 में लेके आ जाते हो, और फिर उस 2 और 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 या 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में व्हाट यू डू इज यू प्लॉट दो सेम पॉइंट्स जो कि हायर डायमेंशनल में थे। अब वही रिलेशनशिप एग्जैक्टली आप कैप्चर करके लोअर डायमेंशन में ला रहे हो और आप उसको स्टडी कर सकते हो। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। जैसे एक बहुत फेमस डेटा सेट है एमनिस्ट बोल के। एमनिस्ट इज बेसिकली इमेज ऑफ हैंड रिटन डिजिट्स, और ये इमेजेस बहुत छोटे इमेजेस हैं, 28 बाय 28 पिक्सल्स के। तो इसको लोगों ने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, हर पिक्सल के वैल्यू को एक कॉलम बना दिया। तो टोटल मिला के हमारे पास कितने कॉलम्स हो गए, 28 मल्टीप्लाइड बाय 28, मतलब 784 कॉलम्स। तो ये जो डेटा है ये 784 डायमेंशनल स्पेस में। अब ऑब्वियसली मैं 784 डायमेंशनल स्पेस में चीजों को विजुलाइज नहीं कर सकता, तो यहाँ पर आप एक टेक्निक लगाते हो टीसने बोल के, जो कि एक डायमेंशनैलिटी रिडक्शन टेक्निक है। उसने क्या करना है, उसने 784 डायमेंशनल स्पेस को उठा करके 3 डायमेंशन में ले आना है, और उस 3 डायमेंशनल स्पेस में भी आप 2 पॉइंट्स के बीच का रिलेशनशिप देख सकते हो। वही यहाँ पर इस ब्लॉग में किया हुआ है। सो यहाँ पर यू कैन सी, ये एक्चुअली देयर आर 9-10 डिफरेंट कलर्स, और हर कलर एक डिजिट सिग्निफाई कर रहा है। जैसे ये वाला येलो कलर जो है ये 1 सिग्निफाई कर रहा है, ये ब्लू 6 सिग्निफाई कर रहा है, रेड 0 सिग्निफाई कर रहा है, ग्रीन 4 सिग्निफाई कर रहा है। और ये 3D स्पेस में इन पॉइंट्स के बीच का रिलेशनशिप है, जो कि एक्चुअली 784 डायमेंशनल पॉइंट्स हैं, उनको मैं लाके 3 डायमेंशन में ले आया, और अभी भी मैं विजुलाइज कर पा रहा हूँ कि इनके बीच का रिलेशनशिप कैसा है। अगेन अ वेरी पावरफुल टेक्निक, थोड़ा एडवांस है, आप थोड़ा फ्यूचर में जाके पढ़ोगे, बट जस्ट टू शो यू ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है, मैं ये एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज एनॉमली डिटेक्शन। नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ अलग सा गड़बड़ हो रहा है, उसको आप डिटेक्ट करना चाहते हो। तो इट कुड बी एनीथिंग, मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट हो रहा है, क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग में डिटेक्ट हो रहा है, लोन अप्रूवल में डिटेक्ट हो रहा है। आपको बस आउटलायर्स को डिटेक्ट करना है और उनको सिस्टम से हटाना है। और इस तरह की चीज के लिए भी आप अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग यूज करते हो। आई गिव यू वन एग्जांपल। जैसे यहाँ पर आप देखो, आपने पहले ही इन सारे रेड पॉइंट्स के ऊपर अपने मॉडल को ट्रेन कर रखा है, और आपने बता रखा है कि ये नॉर्मल पॉइंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल को एक नया ग्रीन पॉइंट आया जो यहाँ पे लाई करता है, तो आपका सिस्टम बोलेगा ओके, क्योंकि ये बाकी पॉइंट्स जैसा दिख रहा है, राइट। बट अगर कल को ये पॉइंट मिलता है जो कि बाकी पॉइंट से काफी दूर है और अलग है, तो आप एक फ्लैग रेज कर दोगे कि दिस इज एन अनोमली, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन के केस में भी हो सकता है, ये इस तरह के रिग्रेशन के केस में भी हो सकता है कि शेयर के वैल्यूज एक रेंज में चल रहे थे तो सही है, सडनली से ऊपर चले गए, अनोमली रेज कर दिया, ठीक है। तो अनोमली डिटेक्शन की एक बहुत पावरफुल एप्लीकेशन है अनसुपरवाइज लर्निंग का, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज एसोसिएशन रूल बेस्ड लर्निंग, ठीक है। एसोसिएशन रूल बेस्ड लर्निंग क्या होता है कि इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे कि लेट्स से आप एक सुपर मार्केट में जा रहे हो, लेट्स से स्पेंसर्स में या बिग बाजार में जा रहे हो, वहां पर अगर आप नोटिस करोगे कभी भी, तो बहुत सारा सामान रहता है जो कि बहुत प्रॉपरली ऑर्गेनाइज रहता है, चीजें एक दूसरे के अगल बगल में मिल जाती हैं, राइट। सेक्शंस होते हैं चीजों का। तो अगर आप सोच के देखो, तो देयर वुड बी लाइक 5000 6000 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। उन सभी को सही तरीके से हम अरेंज कैसे कर सकते हैं? इफ यू थिंक अबाउट दिस, इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम। इफ यू आर सेटिंग अप अ स्टोर लाइक बिग बाजार, हाउ वुड यू डिसाइड कि कौन सी चीज कहाँ जाएगी, कौन सी चीज किसके बगल में रहेगी? ये डिसाइड कर पाना बड़ा डिफिकल्ट काम है। तो यहाँ पर आप एसोसिएशन यूज कर सकते हो। एसोसिएशन में क्या करते हो आप, जैसे इस स्पेंसर्स वाले सिनेरियो में आप क्या करोगे, पिछले 1 साल 2 साल में जितनी भी शॉपिंग हुई है, आप उन सारे शॉपिंग के बिल्स को जनरेट कर लोगे, और फिर वहां पे आप पैटर्न्स नोटिस करोगे कि अगर आपने 100 बिल्स को स्कैन किया, तो पता चला कि जहां पे 100 बिल्स में 80 टाइम्स मिल्क खरीदा गया, उसमें से 60 टाइम्स एग भी खरीदा गया। तो यू कैन सी देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन दीज टू प्रोडक्ट्स, एंड दैट इज व्हाई आप इन दोनों को साथ में रखोगे हमेशा, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू डू एसोसिएशन रूल बेस्ड लर्निंग। यहाँ पे आप डेटा में इंफॉर्मेशन फेच करते हो, डेटा माइन करते हो, एंड देन यू डू ड्रॉ कंक्लूजन्स, ओके। इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी यूएस में आया था, जहां पर आई डोंट नो वॉलमार्ट था या कौन सी कंपनी थी, उनके किसी एम्प्लॉय ने ये सजेशन दिया था कि आपको बेबी डायपर्स के साथ बियर को रखना चाहिए, बियर बियर पीने वाला बियर को रखना चाहिए। अब पहली बार ये साउंड बहुत वियर्ड कर रहा है कि
बेबी डायपर्स, हगीज और बियर, इनको साथ में क्यों रखें? दोनों अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स लग रहे हैं, बट ये एक स्टडी से पता चला कि वॉलमार्ट के बहुत सारे कस्टमर्स जब बेबी डायपर्स खरीदते थे तो बियर भी खरीदते थे, जिसकी वजह से एक कोरिलेशन डेवलप हुआ, बिल्स में दिखाई देता था एक कोरिलेशन। तो फिर उन्होंने जैसे ही इस चीज को इम्प्लीमेंट किया कि बियर के बगल में बेबी डायपर्स रखते थे, तो उनका सेल बढ़ गया। ठीक है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, इसका लिंक मैं वीडियो के साथ डाल दूंगा, पढ़ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको एक फीलिंग आएगा मशीन लर्निंग के बारे में कि सच में कितने हिडन पैटर्न्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जो मशीन लर्निंग सरफेस पे लेके आ रहा है, राइट, और बिजनेसेस को बहुत हेल्प कर रहा है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल था। सो या, अनसुपरवाइज लर्निंग बहुत काम का होता है और बहुत बार आपको करना पड़ता है। तो यही 4 सबसे इंपॉर्टेंट यूज केसेस हैं, आपको यही 4 सबसे इंपॉर्टेंट यूज केसेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, नाउ गोइंग बैक टू द फर्स्ट स्लाइड, हमने ये दोनों चीजें तो कवर कर ली, सुपरवाइज पढ़ लिया, अनसुपरवाइज भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं सेमी सुपरवाइज्ड। सो सेमी सुपरवाइज्ड का क्या फंडा होता है कि इट इज पार्शियली अनसुपरवाइज्ड एंड इट इज पार्शियली सुपरवाइज्ड, दैट इज व्हाई द वर्ड सेमी सुपरवाइज्ड। सो देखो, लेबल्स जो होते हैं, मतलब जो आउटपुट कॉलम होता है, वो बहुत ही महंगा होता है। महंगा होने का मतलब क्या है कि एट द एंड कौन बताएगा कि इस इमेज में डॉग है कि नहीं? कोई ह्यूमन बीइंग ही बताएगा। एट द एंड कौन बताएगा कि इस स्टूडेंट का आईक्यू इतना था, सीजीपीए इतना था, तो इसका प्लेसमेंट हुआ कि नहीं? कोई ह्यूमन बीइंग ही बताएगा। तो वो जो लेबलिंग होता है ना, जो आउटपुट कॉलम होता है, उसको लेबल्स बोलते हैं। वो लेबल्स क्रिएट करने में ह्यूमन एफर्ट लगता है। तो ह्यूमन एफर्ट मतलब आप उसको सैलरी दोगे, पैसा लगेगा, राइट? तो लेबल्स क्रिएट करना बड़ा डिफिकल्ट काम है। अगर आपको इनपुट कॉलम्स चाहिए, वो आप कहीं से भी फेच कर सकते हो। मैं आज की डेट में अगर मुझे खूब सारे इमेजेस चाहिए, मैं स्क्रैप कर सकता हूँ इंटरनेट पे और खूब सारे इमेजेस अपने फोल्डर में डाउनलोड कर सकता हूँ। बट उस इमेज के अंदर क्या है, ये जानने के लिए मुझे बैठ के मैनुअल लेबलिंग करना पड़ेगा, जिसमें ह्यूमन आवर्स लगते हैं और पैसे लगते हैं। तो लेबलिंग डिफिकल्ट काम है और महंगा है, राइट? तो लोगों ने सोचा, व्हाट इफ हम कुछ ऐसा टेक्निक यूज करें जिसमें मुझे पूरे के पूरे डेटा पॉइंट्स को लेबल करने की जरूरत ही ना पड़े। मैं बस 1 या 2 डेटा पॉइंट्स को लेबल कर दूं और बाकी के पॉइंट्स ऑटोमेटिकली लेबल हो जाए। तो कैसा रहेगा? एंड दैट इज द कोर आइडिया बिहाइंड सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसका मैं एग्जांपल देता हूं, एक छोटा सा। आपने सभी ने गूगल फोटोज यूज किया होगा। गूगल फोटोज एक सर्विस है जहां पर गूगल फोटोज क्या करता है कि जैसे आप फोटोज क्लिक करते हो, वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करने लगता है कि ये पर्सन को मैंने इस फोटो में भी देखा, इस फोटो में भी देखा, इस फोटो में भी देखा है। तो इन सारे फोटोज को वो एक जगह पे ले आता है। फिर दूसरे किसी पर्सन को मैंने इस फोटो में भी देखा, इस फोटो में भी देखा, इस फोटो में भी देखा है, उस दूसरे पर्सन के फोटो को भी अलग कर दिया। तो इन अ वे आप क्लस्टरिंग कर रहे हो फोटोज का, राइट? अब आपसे वो एक बंदे का फोटो के बारे में पूछेगा कि बताओ ये कौन है? आपने बोला ये पापा है, तो वो ऑटोमेटिकली पापा के बाकी सारी फोटोज में भी लेबलिंग कर देगा कि ये पापा है। फिर वो अगले वाले का पूछेगा, आप बोलोगे मम्मी है, तो मम्मी की सारी फोटोज को भी लेबल कर देगा। तो बहुत सस्ता पड़ गया। एज अ यूजर मुझे सिर्फ एक फोटो को बताना पड़ा और बाकी सारा काम बिहाइंड द सीन्स अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग ने कर रखा था और मुझे बस उसके ऊपर लेबल्स कॉपी करने पड़ गए। तो दैट इज वन एग्जांपल वेयर सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग इज यूज्ड। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये टेक्निक पिछले कुछ सालों में बहुत फेमस हुआ है और अभी बहुत जगहों पे यूज होता है। तो यू नेवर नो, फ्यूचर में आपको भी कभी ना कभी सेमी सुपरवाइज लर्निंग करना पड़ सकता है। ठीक है, द लास्ट वन इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, सो रीइंफोर्समेंट लर्निंग का फंडा क्या है? सुपरवाइज लर्निंग का फंडा क्या था? जिसमें इनपुट और आउटपुट दोनों हो। अनसुपरवाइज का फंडा क्या था? जिसमें सिर्फ इनपुट हो। रीइंफोर्समेंट का फंडा क्या होता है कि यहाँ पे आप डेटा देते ही नहीं हो, आपके सिस्टम के पास कोई डेटा होता ही नहीं है। आपका जो एल्गोरिदम होता है वो एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करता है सीखना और फिर धीरे 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 इंप्रूव करता जाता है। इट्स लाइक अस ह्यूमन बीइंग्स। हम किसी नए सिनेरियो में पढ़ते हैं, लेट्स से आप कॉलेज गए, आपके पास कॉलेज में कैसे बिहेव करना है, कैसे जीना है, इसका कोई डेटा नहीं है, बट आप गलतियां कर करके सीखते हो, राइट? इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है सेल्फ ड्राइविंग कार। सेल्फ ड्राइविंग कार के पास पहले से डेटा नहीं है, वो रोड पे उतर करके ग्रेजुअली लर्न करता है कि कैसे गाड़ी चलानी है, राइट? सो द फंडा इज वेरी सिंपल एक्चुअली। ये एक इमेज मुझे गूगल से मिला। सो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में आपके पास जो एल्गोरिदम होता है उसको आप एजेंट बोलते हो। ठीक है, एजेंट को क्या करना होता है? एक गिवन एनवायरनमेंट में जीना पड़ता है। जैसे हम लाइफ में जी रहे हैं, दुनिया में जी रहे हैं, वैसे ये एजेंट का एक इन्वायरमेंट होता है। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार का इन्वायरमेंट इज रोड्स, राइट? चेस प्लेइंग एजेंट का इन्वायरमेंट इज दैट चेस गेम, राइट? तो अब वहां पर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे यहाँ पर एक थ्रेट है, फायर, और यहाँ पर आग बुझाना, मतलब पानी इज वन मोर पॉसिबिलिटी। तो अब एजेंट को डिसाइड करना है कि वो आग के पास जाता है या पानी के पास जाता है, राइट? अब होता क्या है कि एजेंट सबसे पहले ऑब्जर्व करता है कि हो रहा है, कुछ कुछ चेंजेस हो रहे हैं, और फिर एजेंट के पास एक पॉलिसी होती है। सो पॉलिसी इज बेसिकली
उसका रूल बुक, उसको क्या करना चाहिए। तो पॉलिसी में लेट्स से लिखा हुआ है आग के पास जाओ, तो जैसे ही वो आग के पास गया तो आग को आपने डिफाइन कर रखा था एज अ नेगेटिव रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट। तो जैसे ही वो आग के पास गया आपने उसके कुछ पॉइंट्स डिटेक्ट कर लिए, तो एजेंट को समझ में आ गया कि मुझे आग के पास नहीं जाना चाहिए था। वो तुरंत अपनी पॉलिसी को अपडेट करेगा और फिर अपडेटेड पॉलिसी के हिसाब से फिर से ये प्रोसेस को रिपीट करेगा। तो सिंस अब उसको आग के पास नहीं जाना है क्योंकि वहां पे उसके मार्क्स कट रहे हैं, तो वो पानी के पास जाएगा क्योंकि वहां पे उसको मार्क्स मिल रहे हैं। तो ओवरऑल आइडिया बहुत सिंपल है, एक एजेंट है जो एक इन्वायरमेंट में है और उसके हर एक्शन पे आप या तो उसको रिवॉर्ड देते हो या फिर उसको पनिश करते हो, और उसका एंड गोल है उस इन्वायरमेंट में रहते रहते अपना रिवॉर्ड्स को बढ़ाना, पनिशमेंट को घटाना। इट्स लाइक ट्रेनिंग योर डॉग। कुछ भी अच्छा कर रहा है तो आप उसको चॉकलेट दे रहे हो, और कुछ भी गड़बड़ कर रहा है तो आप उसको मार रहे हो। उसका दिमाग रीइंफोर्स हो रहा है कि ये करने से फायदा होता है, ये करने से गड़बड़ होता है। हम भी इसी तरीके से जीते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया एक टेक्निक है, अभी रिसेंटली बहुत फेमस हो रही है। देयर इज अ कंपनी कॉल्ड डीप माइंड, गूगल ने एक्वायर किया। दे मेड एजेंट जो गो गो बोल के गेम होता है, गो गेम। ये गेम एक्चुअली एक चाइनीज गेम है और बहुत कॉम्प्लेक्स है, चेस से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और लोगों को लगता था कि इस गेम में ह्यूमन बींग्स को हरा पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट डीप माइंड बोल के कंपनी है, उन लोगों ने एक एजेंट क्रिएट किया अल्फा गो बोल के, जिसने 2017 या 16 में जो चैंपियन था इस गेम का उसको स्ट्रेट 5 गेम्स में 4 बार हराया। तो तब से रीइंफोर्समेंट लर्निंग की बात बहुत होने लग गई इंडस्ट्री में। सेल्फ ड्राइविंग कार इसी का एप्लीकेशन है, ये गेम प्लेइंग एजेंट्स इसी का एप्लीकेशन है, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं इसके। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ऑब्वियसली, क्योंकि आपको देख के समझ में भी आ रहा होगा, यू हैव जीरो डेटा, यू हैव टू लर्न ऑन योर ओन। तो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट या पीपल यूज इट दीज डेज। ठीक है, तो ये रहा गाइस, यही है हमारा पूरा का पूरा चीज जो हमें सीखना है। विल स्टार्ट विद सुपरवाइज लर्निंग, देन विल मूव ऑन टू अनसुपरवाइज्ड। अनसुपरवाइज में 3-4 टेक्निक्स हैं, कभी कभी आपको सेमी सुपरवाइज का जरूरत पड़ सकता है, और एक एकदम अलग चीज है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, सो इफ यू आर अ बिगनर इन मशीन लर्निंग, ट्रस्ट मी, ये जो डायग्राम है ये आपको एकदम दिल से याद होना चाहिए। मतलब हमेशा पता होना चाहिए कि आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो वो इनमें से कौन सा प्रॉब्लम है, ये अंडरस्टैंडिंग आपके पास हमेशा होनी चाहिए इफ यू आर अ बिगनर। ठीक है, तो ये चीज आज डिस्कस करनी थी। आई होप मैं आपको सही से समझा पाया। और कल और परसों हम लोग 2 और चीजों के बेसिस पे टाइप्स डिस्कस करेंगे मशीन लर्निंग का, वो अगला टॉपिक है। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ यू लाइक्ड इट प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।